हेलो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th में हम लोग डिस्कस कर रहे थे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। दो लेक्चर इसमें हमने अपलोड कर दिए हैं। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। दूसरे लेक्चर में आपने पढ़ा था बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आज इसका तीसरा लेक्चर होगा और तीसरे लेक्चर में हम दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं। पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन और दूसरी बच्चों हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी काफी डिटेल में आता है। कुछ केमिकल प्रॉपर्टी जैसे न्यूक्लियोफाइल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। और बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लेते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, कलर किस तरह का है, ये हम सब इसमें देखेंगे। तो बच्चों जनरली जो हमारे पास हेलो एल्केन है वो कलरलेस होते हैं, तो दे आर कलरलेस। और कलरलेस अपनी हमेशा प्योर फॉर्म में कलरलेस होंगे। दे आर कलरलेस व्हेन प्योर, बट ब्रोमो या ब्रोमाइड एंड आयोडाइड शो कलर, या हम लिख सकते हैं डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। ठीक है बच्चों, तो लाइट के प्रेजेंस में ये कलर शो करते हैं। जैसे ब्रोमाइड जो होता है हमारा, जो ब्रोमीन वाटर होता है वो किस तरह का होता है, हमारा ब्राउन कलर का होता है। आयोडाइड कंपाउंड किस तरह के होते हैं बच्चों, येलो कंपाउंड होते हैं। तो थोड़ा सा इसमें कलर रहता है और वो किसकी वजह से रहता है, लाइट के एक्सपोजर की वजह से। दूसरी बात करें बच्चों फिजिकल स्टेट में कि ये जो है, अगर मैं बात करूं लोअर मेंबर जैसे मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड और मिथाइल फ्लोराइड, है ना, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल इथाइल क्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड एंड अदर लोअर मेंबर्स। तो बच्चों ये जो लोअर मेंबर्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन गैस फॉर्म, गैसियस होते हैं। लेकिन जो हायर मेंबर होते हैं, हायर मेंबर एंड पॉली हेलोजन डेरिवेटिव, ये बच्चों क्या होते हैं, आइदर लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो लिक्विड और सॉलिड की तरफ कंपाउंड जाएगा। छोटा मॉलिक्यूल है तो बच्चों क्या होगा, वो गैस फॉर्म में रहेगा क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास कम है। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं। तो ये दो चीजें हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं इसमें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो सेकंड हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। तो हेडिंग डालेंगे, इसको क्या हो गया आज, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट का सीधा सा मतलब है कि किस पे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट बच्चों, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ज्यादा एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी उन दोनों मॉलिक्यूल को अलग करने के लिए। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास, पहली कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको ना, अगर एल्काइल ग्रुप सेम है और हैलोजन अलग अलग है तो देखो आर आई, आर बी आर, आर सी एल एंड आर एफ। तो बच्चों देखो एल्काइल ग्रुप सेम होने की वजह से, एल्काइल ग्रुप सेम होगा लेकिन हैलोजन आपने अलग अलग रख दिया, तो हैलोजन जितना बड़ा होगा, हैलोजन का साइज जितना बड़ा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा। तो इसलिए आर आई का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, आर एफ का कम होगा। रीजन क्या है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो पहला कंपैरिजन तो आपको ये देखना है। दूसरा कंपैरिजन, अगर बच्चों हैलोजन सेम है और अल्काइल ग्रुप चेंज हो रहा है, जैसे
अगर मैं आपको बोलूं CH3Cl और दूसरा CH3CH2Cl, है ना, और तीसरा CH3CH2CH2Cl, ये है। तो बच्चों देखो बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे कार्बन चेन की लेंथ बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, क्योंकि हैलोजन सबके पास सेम है, लेकिन यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन और 1 कार्बन, तो कार्बन की चेन की लेंथ बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ में ये बात? अच्छा आगे देखो, दूसरा हो गया। तीसरी चीज, कभी कभी क्या होता है बच्चों की, जो हमारे पास कार्बन है वो ब्रांचिंग में बढ़ता है, ठीक है, तो स्ट्रेट चेन और ब्रांचिंग हो तो किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास एक कंपाउंड ये रहा, 3 स्ट्रेट चेन, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, 1 क्लोरीन है। अब बच्चों देखो ब्रांचिंग में आ गया 1 कार्बन, और उसके बाद ब्रांचिंग और बढ़ गई, ये देखो, है ना। तो इन सबको हम आइसोमर बोल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन फिक्स है, ठीक है। तो बच्चों आइसोमरिक एल्काइल हैलाइड में ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ध्यान रखना है ना। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चेन का ज्यादा होगा, और जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। तो कम ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ज्यादा ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। इसका रीजन है बच्चों, ब्रांचिंग बढ़ने से मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, गोल होने लगता है, स्फीयर का रूप ले लेता है, और जितना वो स्फीयर होगा अगले मॉलिक्यूल के साथ उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम हो जाएंगे, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम होने से क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम। तो ये 3 कंपैरिजन आपको ध्यान में रख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट के केस में, ठीक है। इससे भी इस दिन दोनों से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बच्चों मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो आता है आइसोमेरिक हेलोएरिन। तीसरा हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा मेल्टिंग पॉइंट मोस्टली किसका पूछा जाता है, देखो एक हमारे पास ये है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, एक हमारे पास ये है 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, और एक हमारे पास बच्चों जो है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ये ऑर्थो, ये पैरा, सॉरी ये मेटा और ये पैरा, ऐसा हुआ है ना। तो तीनों जो है आइसोमर है। अब ये पूछा जाएगा कि इनमें से मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है। तो बच्चों जो पैरा आइसोमर है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, मोर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। रीजन क्या है, जो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल अपने क्रिस्टल लैटिस में कितना अच्छी तरह से पैक है, समझे मेरी बात। द पैकिंग ऑफ melting point is depend upon the packing of molecules in crystal lattice। जितना अच्छी तरह से पैक होगा उतना मॉलिक्यूल ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा, समझे मेरी बात, ठीक है। और बच्चों क्रिस्टल लैटिस में ये कितना अच्छी तरह से पैक होगा ये डिपेंड करेगा कि इसकी सिमेट्री कितनी परफेक्ट है। तो यहां पे अगर हम देखें तो सबसे परफेक्ट सिमेट्री किसकी आती है, इस मॉलिक्यूल की। देखो क्योंकि देखो यहां पर क्या है, दोनों एक दूसरे से पैरा पोजीशन पर है, और पैरा पोजीशन पर आने से इसकी सिमेट्री इन दोनों की सिमेट्री से ज्यादा परफेक्ट है, यानी ये ज्यादा सिमेट्रिकल है, ये दोनों अनसिमेट्रिकल है। तो ज्यादा सिमेट्री होगी तो क्या होगा, क्रिस्टल लैटिस में वो बढ़िया पैक होगा, और बढ़िया पैक होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है बच्चों। चलो तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी मतलब भारीपन, है ना। तो सीधी सी बात है कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, है ना। अच्छा
डेंसिटी। तो बच्चों अगर हमारे पास एक हैलोजन है तो उसकी डेंसिटी कम, जैसे जैसे नंबर ऑफ हैलोजन बढ़ते जाएंगे उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो सपोज मैं लिखता हूं CH3Cl, दूसरा है CH2Cl2, तीसरा है CHCl3 और चौथा है CCl4। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ हैलोजन एटम बढ़ने से क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी, सीधी सी बात है ना। बस इसमें इतना ही पढ़ना है, कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक, अच्छा अगर वाटर के कंपैरिजन में इनकी डेंसिटी देखी जाए तो बच्चों पॉली हैलोजन कंपाउंड है, देखो है ना, डेंसिटी इन कंपैरिजन टू वाटर। तो हमने क्या लिखना है, पॉली हैलोजन, जैसे क्लोरो डेरिवेटिव एंड ब्रोमो एंड आयोडो डेरिवेटिव आर हैवियर देन वाटर, हैवियर देन वाटर। बाकी सिंगल क्लोरो, सिंगल फ्लोरो, इनके कंपाउंड क्या होंगे बच्चों, वाटर से हल्के होंगे। ठीक है, तो नोट करते जाओ फटाफट जरा। अब इसमें एक और चीज पूछी जाती है, डायपोल मोमेंट, है ना। तो डायपोल मोमेंट की बात करते हैं, 5th नंबर, डायपोल मोमेंट है ना बच्चों। डायपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, डायपोल मोमेंट में दो चीज़ों में आपको बताऊंगा। एक तो हमने डिस्कस किया था CH3Cl वाला, CH3F वाला, CH3Br वाला और CH3I वाला, ऐसा कुछ बताया था मैंने आपको। CH3Cl का डायपोल मोमेंट CH3F से ज़्यादा होता है ना। और इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था, इसमें जो है बच्चों चार्ज ज़्यादा है लेकिन साइज़ कम है। इसमें चार्ज और साइज़ दोनों इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। ये रीज़न बताया था, ध्यान रखना है ना। CH3F मत लिख देना, क्योंकि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे डायपोल मोमेंट निकालोगे तो यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट का ऑर्डर ये होने वाला, ये मैंने डिस्कस भी किया था आपको। लेकिन अगर बच्चों मैं हेलो एरिन में देखूँ, Cl, ठीक है, दूसरा हमारे पास है Cl मेटा डेरिवेटिव, और तीसरा हमारे पास है ऑर्थो डेरिवेटिव। अब इनका डायपोल मोमेंट क्या होगा, पहले तो ये हम चेक करेंगे कि डायपोल मोमेंट किस में है किस में नहीं है। तो बच्चों इन दोनों में डायपोल मोमेंट है, ठीक है, इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, सो दे आर पोलर। लेकिन बच्चों इसमें देखो दोनों ग्रुप अपोजिट होने की वजह से डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, हेंस इट इज नॉन पोलर। तो इसकी तो हम बात ही करना छोड़ दें। अच्छा, इन दोनों में देखो बच्चों डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो डायपोल मोमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। मोर द एंगल बिटवीन ग्रुप या एटम, लेस विल बी डायपोल मोमेंट। समझ गया। तो यहां पे बच्चों देखो, यहां पे एंगल कम है, यहां पे एंगल ज्यादा है, तो ज्यादा एंगल कम डायपोल मोमेंट। देखो, मोर द एंगल डिक्रीज द डायपोल मोमेंट। तो हमेशा बच्चों ऑर्थो का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा और मेटा का कम होगा। तो ऐसे आएगा ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। पैरा तो नॉन पोलर है, लेकिन ऑर्थो का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा और मेटा का कम होगा। समझ में बात आ गई। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बस इन चीजों पर ही आपको ध्यान रखना है, खासकर डायपोल मोमेंट इससे क्वेश्चन आता है और बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन आता है। ठीक, एक और चीज इसमें थोड़ा डिस्कस करने वाली बात है, सॉल्युबिलिटी। तो मैंने आपको बोला था कि जो एल्किल हैलाइड है वो पोलर होते हुए भी वाटर में इनसॉल्युबल है, ये तो बोला था, है ना। वाटर सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देंगे कि दे आर पोलर बट वाटर इन सॉल्युबल। ठीक है, तो वाटर में तो इनसॉल्युबल होंगे, लेकिन सॉल्युबल किस में होंगे, दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, है ना।
नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड भाई, बेंजीन हो गया, डाइथाइल ईथर हो गया, है ना। अच्छा, क्यों ये वाटर में इनसॉल्युबल है देख लेते हैं। आर एक्स, ये माइनस ये प्लस, दूसरा ये प्लस और ये माइनस, है ना। तो दो एल्किल हैलाइड के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, प्लस और माइनस आप में, यानी इंटरेक्शन है, दोनों मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं थ्रू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक। उसी तरह अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे मॉलिक्यूल को किसके थ्रू इंटरेक्ट करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, एल्किल हैलाइड को वाटर में डालेंगे, तो क्या होगा, ये यहां से टूटेगा और ये यहां से टूटेगा, तो एक नई तरह की बॉन्डिंग बननी चाहिए। तो ये देखो, ये बॉन्डिंग ऐसे हो गई, ये माइनस ये प्लस और अगला वाटर का ये माइनस, ये ऐसे आगे एक नई बॉन्डिंग बन गई, ठीक है। अच्छा, अगर वाटर में सॉल्युबल हुआ तो, लेकिन बच्चों यहां पर देखो, यहां पर जो एल्किल हैलाइड और वाटर के बीच में जो बॉन्ड बनता है, ये एक वीक बॉन्ड है। वीक बॉन्ड बोलने का मतलब है कि इस बॉन्ड को बनने में कम एनर्जी लगती है, या बॉन्ड जब टूटेगा तो कम एनर्जी रिलीज होती है, दिस इज वीक बॉन्ड। लेकिन बच्चों ये दोनों बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, दे आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये बॉन्ड जब टूटेगा नहीं, क्योंकि ये बॉन्ड बनने वाले बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये यहीं पे रहेगा, ये यहीं पे रहेगा। जो नई बॉन्डिंग है वो इससे ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी जाके ये स्टेबल होगा, अदरवाइज कभी भी स्टेबल नहीं होगा। तो बच्चों एग्जिस्टिंग बॉन्डिंग स्ट्रांग बॉन्ड है, जो नई बॉन्डिंग बन रही है वो वीक बॉन्ड है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो मॉलिक्यूल किस फॉर्म में रहना चाहिए, इस फॉर्म में रहना चाहिए, इस फॉर्म में वो कभी नहीं रहना चाहिए। इसीलिए बच्चों हमेशा एल्किल हैलाइड और वाटर अलग अलग रहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल अलग, एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल अलग, दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइंड नहीं होते, क्योंकि वहां पर इंटरेक्शन बहुत वीक है। तो इसीलिए एल्किल हैलाइड वाटर में इनसॉल्युबल होता है। समझ में बात आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलो, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है ना बच्चों। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, हो गया है ना। चलो, बस फिजिकल प्रॉपर्टीज में इतना ही आपको पढ़ना है। ये थोड़ा सॉल्युबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट कई बार कंफ्यूज कर देता है, और बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा किस पे ध्यान रखना है, डाइपोल मोमेंट। तो फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म कर देते हैं ना। अब बात करते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग लगाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ तो क्या लिखना है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी होंगे ना, ठीक है। तो बच्चों हेलो एल्किन और हेलो एरिन तीन तरह की रिएक्शन शो करते हैं, तीन तरह की, है ना। पहली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, लेकिन किस टाइप की होगी, अच्छा यार ये तो गलत लिख दिया मैंने, है ना। न्यूक्लियोफिलिक, फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, लेकिन किस टाइप की होगी, न्यूक्लियोफिलिक होगी। दूसरी है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और तीसरी टाइप की हम पढ़ेंगे बच्चों रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक। तो ये तीन ही जो है केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में केवल न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 SN2 होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं, व्हाट आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। देखो, सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, फिर बात करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक क्या होती है, ठीक है। यहां पर बच्चों क्या होता है, देखो ये मैंने एल्किल हैलाइड लिया और यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक। तो एक न्यूक्लियोफाइल एल्किल हैलाइड पर अटैक करेगा तो क्या होगा बच्चों, ये बॉन्ड इधर जाएगा,
तो इस पर क्या आने वाला है, प्लस चार्ज, और इस पर क्या आने, माइनस चार्ज। तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, है ना। तो एक नया हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा आर एन न्यूक्लियोफाइल, और जो बच्चों एक्स है वो एज ए लिविंग ग्रुप अलग हो जाए। तो सब्स्टिट्यूशन हुआ, देखो यहां पर कोई एक रिएजेंट होगा या कोई केमिकल होगा या कोई एटम होगा, वो क्या करेगा, एक्स को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा ए और बी, और हमने सी से रिएक्शन कराई, तो सी ने क्या किया बच्चों, बी को रिप्लेस कर दिया और खुद ए के साथ कंबाइंड हो गया। तो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पर भी रिप्लेस हो रहा है, क्या रिप्लेस हो रहा है, एक्स रिप्लेस हो रहा है। किसके थ्रू रिप्लेस हो रहा है, एन यू के थ्रू रिप्लेस हो रहा है। एन यू बच्चों हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक, तो जो हमारे पास आर एक्स है, इसको हम बोलेंगे बच्चों सबस्ट्रेट। ये काम आएगा आपके ना, लिख लेना सबस्ट्रेट। एन यू का मतलब है न्यूक्लियोफाइल। ये जो बना हमारा, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट, और ये जो निकला बच्चों हमारा, इसको हम बोलेंगे लिविंग ग्रुप, जो निकलने वाला ग्रुप है। ठीक, तो रिप्लेसमेंट हुआ, किसके थ्रू रिप्लेसमेंट हुआ, न्यूक्लियोफाइल के थ्रू रिप्लेसमेंट हुआ। दैट्स व्हाई दीज रिएक्शन आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझे मेरी बात। ठीक, अब बच्चों हमारे पास सवाल ये पैदा होता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। सबसे पहले इस पर डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, फिर रिएक्शन पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहां पर है हेडिंग लगाएंगे न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, जिन बच्चों ने जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी तरह पढ़ी होगी, उनको न्यूक्लियोफाइल के बारे में पता होगा। न्यूक्लियोफाइल बच्चों वो एटम या वो ग्रुप ऑफ एटम या वो स्पीसीज होती हैं जिनमें एक एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है। ठीक है, या जो अपने लोन पेयर को किसी एक ऐसे एटम को दे सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये तो हुआ। तो दे हैव, हम लिखेंगे दे हैव एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक्स्ट्रा पेयर का ये मत समझना कि 8 से ज्यादा हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एज ए लोन पेयर की फॉर्म में होगा। एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। ठीक है, एंड विच अटैक ऑन साइट वेयर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये तो पढ़ा होगा ना। तो न्यूक्लियोफाइल ने यहां पर कहां पर अटैक किया, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम थी। तो ऑब्वियसली आर के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल हुआ। और बच्चों माइनस लगाने का मतलब क्या हुआ, इसके पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर होगा, अभी जाके वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल होगी। अब हम बात करेंगे कि किसी केमिकल के अंदर हमें न्यूक्लियोफाइल को कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई नहीं होगा तो आप रिएक्शन नहीं कर पाओगे। तो वही बात करते हैं। ठीक है, इतना हो गया। तो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा बना है नहीं, है ना। देखो, तो अब बच्चों हम बात करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल को कैसे हम ढूंढे किसी केमिकल के अंदर। हमें तो केमिकल दिए होंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहां पर मैं लिखता हूं केमिकल और यहां पर हम लिखेंगे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अच्छा देखो, अगर मैं लिखता हूं NaOH या KOH, तो जब भी बच्चों किसी केमिकल को आप डिग्रेड करते हो तो एक प्लस वाला पार्ट होता है, एक माइनस वाला पार्ट होता है, करेक्ट। तो जैसे KOH को हम अगर डिग्रेड करेंगे तो K प्लस NOH माइनस, ये तो हुआ। तो बच्चों जो माइनस वाला पार्ट होता है किसी केमिकल के अंदर, उसी को हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। समझे मेरी बात। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, OH। यहां पर भी न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, OH। तो अगर आप NaOH और KOH केमिकल लेते हो तो उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा बच्चों, OH माइनस, ध्यान रखना माइनस। तो इसका मतलब इसमें बहुत सारे लोन पेयर अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा अगर आप वाटर लेते हो तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, अगेन बच्चों न्यूक्लियोफाइल OH माइनस होगा, क्योंकि वाटर क्या होता है, H प्लस NOH माइनस, ये तो होता है। तो माइनस वाला हिस्सा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, तो वो हमने लिख दिया। दूसरा,
बच्चों वाटर मॉलिक्यूल आप जब देखोगे तो यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो वाटर जो है अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। तो वाटर भी हो गया और OH भी हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कोई एल्कोहल लूं तो क्या होगा? एल्कोहल को कैसे डिग्रेड करोगे? RO-, ध्यान रखना बच्चों, एल्कोहल कैसे डिग्रेड होता है? H+ एंड RO-, तो RO- क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। चलो बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन अगर आप अमोनिया से H निकाल दो तो बचा NH2-, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। KCN में CN- होगा, ठीक है। AgNO2 में NO2- होगा, ठीक है। अच्छा, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा? CH3COO- होगा, ये तो होगा, ठीक है। माइनस वाला हिस्सा आपको बनाना है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखो RMgX में क्या होगा? थोड़ा कंफ्यूजन है, R- होता है। अच्छा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में क्या होगा? हाइड्राइड, H- एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पर काम करेगा, ठीक है। तो कॉमन ये बहुत सारी जगह आते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ठीक है बच्चों। और भी एग्जांपल हमारे पास है, मैं आपको और बता देता हूं। हाँ देखो, इधर लिखता हूं मैंने, केमिकल है ना, केमिकल, और इधर उनके न्यूक्लियोफाइल हम लिखेंगे ना। अच्छा, अगर मैं बोलूं आपको RI तो क्या होगा? I, या चलो इसको ऐसा करते हैं RX, तो बच्चों X- हमेशा क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा, है ना, हेलोजनी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अच्छा, H2S में क्या होने वाला है? SH- न्यूक्लियोफाइल होने वाला है ना, ठीक है। और कौन कौन से हमारे पास? हाँ, लिथियम एल्युमिनियम पूरा ही हो गया लगभग, है ना। तो ये कॉमन प्रैक्टिस में काम आते हैं, समझे मेरी बात। अब आपको रिएक्शन कैसे करने, देखो सपोज मैं यहां पे लिखता हूं RCl और इधर मैं लिखता हूं NaOH, ठीक है। दोनों जगह हमने केमिकल लिखे। अब आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है, तो बच्चों इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? OH- है, तो OH- यहां पर अटैक करेगा, कहां पर? R पर अटैक करेगा और Cl को निकाल देगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ROH प्लस ये जो Cl- है वो Na के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या होगा? NaCl। तो ये पूरी रिएक्शन होगी। तो इसके अंदर आपको न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है, वही अटैक करेगा R पर और Cl को रिप्लेस कर देगा। समझे में बात आ गई? तो बहुत सारे रिएक्शन आप आसानी से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, CH3Br प्लस KCN, तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल कौन है? Cn-, तो Cn अटैक करेगा CH3 पर, तो आंसर हो जाएगा CH3Cn प्लस ये जो Br है और K है आपस में जुड़ जाएगा, KBr। क्लियर हो गया? न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है बच्चों, है ना, यानी न्यूक्लियोफाइल ही यहां पर जुड़ेगा। क्लियर हो गया? चलो, अब यहां पर बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। जितने भी आपने न्यूक्लियोफाइल पढ़े हैं उन सबको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और इससे कई बार क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। एक होते हैं बच्चों यूनिडेंट न्यूक्लियोफाइल और एक होते हैं एम्फीडेंट न्यूक्लियोफाइल, या कई बार एम्फीफाइल भी बोल सकते हैं, है ना। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है? एम्बिडेंट, सॉरी एम्बिडेंट है ना। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नंबर 1 एंड नंबर 2, यूनिडेंट और दूसरा होता है एम्बिडेंट, है ना। अच्छा देखो, ये न्यूक्लियोफाइल हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किस बेसिस पर किए, ये सवाल पैदा होता है। तो बच्चों देखो, मैं आपको बता देता हूं। कुछ न्यूक्लियोफाइल हमारे पास ऐसे हैं, जैसे पहले इनके एग्जांपल मैं लिख देता हूं, है ना। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल केवल दो ही टाइप के हैं, NO2- और CN-। बाकी सारे जो न्यूक्लियोफाइल हैं वो किस टाइप के हैं? यूनिडेंट टाइप के। ठीक, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि एम्बिडेंट और यूनिडेंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो, C∧N, और बच्चों CN में माइनस चार्ज C पर होता है, ध्यान रखना, है ना।
यहां पर लोन पेयर है और यहां पर भी लोन पेयर है। तो जो हमारा सबस्ट्रेट है यानी जो R माइनस है ना, वो इधर भी अटैच हो सकता है और इधर भी अटैच हो सकता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चों इधर अटैच्ड हुआ तो क्या बनेगा RNC, और इधर अटैच किया उसने तो बनेगा RCN। दिस इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। दिस इज कॉल्ड एल्काइल साइनाइड। तो बच्चों एक ही न्यूक्लियोफाइल हमें दो प्रोडक्ट दे रहा है, इधर से अटैक, इधर से अटैक, यानी सबस्ट्रेट अगर इधर से अटैच्ड हुआ इधर से अटैच्ड हुआ, दोनों अलग अलग दे रहे हैं। सेम केस NO2 के साथ भी होता है, O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ठीक है। N पर जो है लोन पेयर होते हैं और यहां पर भी ये लोन पेयर होते हैं और इधर माइनस चार्ज होता है। तो यहां पर देखो जो R है वो N पर भी अटैच्ड हो सकता है और O पर भी अटैच्ड हो सकता है। अगर N पर अटैच्ड हुआ तो RN डबल बॉन्ड O माइनस ऐसा हुआ, और बच्चों अगर O पर अटैच्ड हुआ तो बनेगा RON डबल बॉन्ड O। इसको हम बोलते हैं नाइट्रो एल्केन और इसको हम बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, देखो कंफ्यूजन मत होना इसमें। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनमें कोई सबस्ट्रेट दो तरफ से अटैच्ड हो सकता है उनको हम बोलेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, या ऐसे न्यूक्लियोफाइल द न्यूक्लियोफाइल विच प्रोवाइड टू साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट। दो साइड दे रहे ना ये, तो इन्हीं को हम बोलेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। लेकिन बच्चों बाकी न्यूक्लियोफाइल जैसे अगर मैं O और H की बात करूं तो यहां पर सबस्ट्रेट केवल एक ही साइड से अटैच हो सकता है, इस साइड से सबस्ट्रेट कभी भी अटैच नहीं होगा। तो हमेशा बच्चों यहां पर एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दो कभी नहीं बनेंगे। लेकिन यहां पर देखो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसीलिए इन न्यूक्लियोफाइल को हम बोलेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गया? नोट कर दो फटाफट। चलो, तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं और कौन कौन से उनके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलो अब बच्चों इस पर कुछ मैं आपको रिएक्शन करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो समझ में आ गया एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, है ना। देखो अब कौन सी साइट पर हमारा सबस्ट्रेट अटैच होगा ये डिपेंड करेगी केमिकल कैसा है। देखो अब, है ना, तो हमने बच्चों यहां पर लिखा है, देखो RX प्लस AgCN एंड RX प्लस KCN। तो बच्चों देखो यहां पर न्यूक्लियोफाइल CN है, लेकिन दोनों में प्रोडक्ट अलग बनता है। अगर कोई एल्किल हैलाइड AgCN के साथ रिएक्शन करता है तो RNC बनता है, ध्यान रखना बच्चों, आइसोसाइनाइड। लेकिन KCN के साथ रिएक्शन करता है तो साइनाइड बनता है। देखो अलग हो गए दोनों। और प्लस AgX प्लस KX, दिस इज आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड, दिस इज एल्काइल साइनाइड। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट। तो बच्चों ये छुपा है यहां पर। तो AgCN, देखो AgCN कैसे लिखा जाता है मैं आपको बताता हूं ढंग से, है ना। RX ये तो था, AgC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है बच्चों, और K प्लस C ट्रिपल बॉन्ड N। AG और C के बीच ये कोवलेंट बॉन्ड है, ध्यान रखना बच्चों, दिस इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन K और C के बीच कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूं मैं आपको, है ना। तो बच्चों RX जब जो है AgCN से अटैक करेगा, AgCN से अटैक करेगा
तो यहां पर कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड नहीं टूट सकता, तो आर कहां पर जाएगा, एन पर अटैक करने के लिए जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आर एन सी। यहां पर देखो बच्चों, यहां पर आयनिक बॉन्ड है, तो आर के लिए दोनों साइड खुली हैं, है ना। एनसी भी हो सकता है और सीएन भी हो सकता है क्योंकि आयनिक बॉन्ड है। लेकिन बच्चों देखो, आर अगर एन के साथ जाएगा और आर अगर सी के साथ जाएगा तो दोनों में से ये ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होता है और ये वीक बॉन्ड होता है। तो किसके बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, आर सी के बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना, आर आर यानी सी सी बॉन्ड। तो सी सी बॉन्ड इज मोर स्ट्रांग देन सी एन बॉन्ड। आर का मतलब कार्बनिक हुआ, तो सी एन बॉन्ड इज लेस स्ट्रांग देन सी सी बॉन्ड, इसीलिए कार्बन कार्बन बना तो आर सी एन विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। समझ में बात आ गई, ठीक है। तो कोवलेंट और आयनिक के कंसेप्ट से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, मिटा दूं। चलो आगे बढ़ते हैं अब, है ना। दूसरी रिएक्शन ये नोट कर लेना आपने, ये मिटा दूं मैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी आती है NO2 में, है ना। देखो RX प्लस AgNO2। देखो AgNO2 को ऐसे लिखते हैं, RX प्लस KNO2, है ना, K प्लस ON डबल बॉन्ड O, ये माइनस, है ना। तो KNO2 दिस इज कॉल्ड KNO2, दिस इज कॉल्ड AgNO2। बस लिखने का तरीका अलग अलग है उनका, है ना बच्चों। तो अब क्या होगा, देखो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बच्चों R डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, RNO2, ये भी RNO2 है। और यहां पर बनेगा बच्चों RON डबल बॉन्ड O, ये भी RNO2 है। लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर अलग है, ध्यान रखना, है ना। दोनों ही NO2 NO2 ग्रुप लेते हैं। तो बच्चों इसका नाम है नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन, और इसका नाम है एल्काइल नाइट्राइट। देखो दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, लेकिन AgNO2 के साथ कौन सा बनेगा, RN के साथ जुड़ेगा, यहां पर RO के साथ जुड़ेगा। देखो O के साथ जुड़ा है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, अच्छा बाय प्रोडक्ट तो होगा हमारा AgX and KX, ठीक है। कहानी वही है, Ag और O के बीच कौन सा बॉन्ड है बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड है, टूटेगा नहीं। तो यहां पर अटैचमेंट कहां से होगा, N से होगा अटैचमेंट, ठीक है। तो N से जुड़ गया R डायरेक्ट। यहां पर देखो बच्चों K और O के बीच आयनिक बॉन्ड है, तो O और O दोनों अवेलेबल है, लेकिन इस O के पास ज्यादा चार्ज है, माइनस चार्ज ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये O सीधे जो है R पर अटैक करेगा, तो बना RONO। तो बोलने का मतलब है KNO2 के केस में RO जुड़ेगा और AgNO2 के बेस में RN जुड़ेगा, तो यहां पर नाइट्रो प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर एल्काइल नाइट्राइड। तो इतना ही आपको ध्यान रखना, ये दो रिएक्शन बहुत कंफ्यूज करते हैं, कई बार पूछी भी जाती हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है बच्चों। चलो तो आज के लिए मैं यहीं पर इसको फिनिश करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है SN1 और SN2 यानी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे बात करेंगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।